हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ शामिया और हम कर रहे हैं क्लास 8 की हिंदी ग्रामर का चैप्टर नंबर 1 भाषा का वर्कशीट। आज हम भाषा की वर्कशीट करने वाले हैं और मैं वर्कशीट्स आपको समझाती हूँ। भाषा की परिभाषा लिखिए, भाषा के कितने रूप हैं और उनके नाम लिखिए। पहला क्वेश्चन ये है, तो आपको कैसे लिखना है वो देख लीजिए। भाषा की परिभाषा आपको ये दे रखी है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरों के भावों और विचारों को जाना जाता है। इसके कितने रूप हैं? इसके 2 रूप हैं, एक है मौखिक भाषा और एक है लिखित भाषा। ठीक है, सिर्फ नाम लिखना है, आपको आगे कुछ नहीं लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है, उपभाषा और बोली में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो उपभाषा है, उपभाषा किसी भी भाषा के सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। उपभाषा में लघु कथा, कहानी, कविता आदि साहित्यिक रचनाएं लिखी जाती हैं। ठीक है, क्योंकि उसने यहाँ क्वेश्चन में कहा है स्पष्ट कीजिए, इसलिए हमें ये आगे वाली जो लाइन है ये लिखनी पड़ेगी। अगर आपसे पूछे उपभाषा और बोली में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, वो बताइए, तो सिर्फ आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक कि उपभाषा किसी भाषा के सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि बोली किसी प्रांत के बहुत छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। तभी आपका आंसर सफिशिएंट होगा। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है उपभाषा और बोली में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो जब आपको स्पष्ट करना होता है तो आपको बात को बढ़ाकर बतानी होती है, तो इसलिए ये भी आपको लिखना पड़ेगा कि उपभाषा में लघु कथा, कहानी, कविता आदि साहित्यिक रचनाएं लिखी जाती हैं और बोली में साहित्यिक रचनाएं नहीं होती हैं और इसे सरकारी कामकाज में मान्यता प्राप्त नहीं होती है। देन लिपि किसे कहते हैं, हमारे जीवन में लिपि का क्या महत्व है, तो आप यहाँ देख सकते हैं भाषा की मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है उन्हें क्या कहते हैं, हम लिपि कहते हैं। विश्व की समस्त भाषाओं की अपनी अपनी लिपि है, जैसे कि हिंदी की देवनागरी, आप यहाँ पर ये एग्जाम्पल दे सकते हो। फिर आप ये बताओगे कि भाषा के मानक रूप के लिए वर्तनी की एक रूपता आवश्यक होती है। यहाँ पर पूछा गया है ना हमारे जीवन में लिपि का क्या महत्व है, तो ये है उसका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उचित शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपको बेसिकली यहाँ पर बताना है कि कहाँ पर हम लिखित भाषा का यूज़ कर रहे हैं और कहाँ पर मौखिक का यूज़ कर रहे हैं। पत्र लिखते समय हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। छात्र पुस्तक पढ़ते समय मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। पंडित जी ने कथा कहते समय मौखिक भाषा का प्रयोग किया। समाचार पत्र में लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब आप नेक्स्ट देख सकते हैं, यहाँ पर आपको क्या करना है, सही और गलत का निशान लगाना है। गीत गाते हुए मनुष्य लिखित भाषा का प्रयोग करता है, तो ये गलत है, क्योंकि गीत गाते समय किस चीज़ का यूज़ होता है, मौखिक भाषा का यूज़ होता है। नेताजी भाषण देते समय मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। मैंने प्रश्नों के उत्तर लिखते समय लिखित भाषा का प्रयोग किया, बिल्कुल सही। शंकर ने चिल्लाकर मुझे बुलाया, मोहन इधर आओ, तो यहाँ उसने लिखित भाषा का प्रयोग किया, नो, गलत है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर मौखिक भाषा का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है, माँ सवेरे पूजा के समय मंत्र बोलने में मौखिक भाषा का प्रयोग करती हैं, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको एक आंसर को टिक करना है। भारत की संपर्क भाषा का नाम क्या है, हिंदी है। भारत सरकार ने कब हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया, 14 सितंबर 1949। देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा नहीं लिखी जाती, तो उर्दू नहीं लिखी जाती, क्योंकि उर्दू फारसी में लिखी जाती है। गुरुमुखी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है, सिर्फ पंजाबी ही है जो कि गुरुमुखी में लिखी जाती है। व्याकरण के ज्ञान से क्या लाभ होता है, व्याकरण के ज्ञान से हमें शुद्ध बोलना आता है, शुद्ध लिखना आता है और शुद्ध पढ़ना आता है, तो इसलिए ये सभी आंसर सही हैं। तो हमने 4th वाले को करेक्ट किया है, उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त मतलब जो ऊपर दिए गए हैं वो सभी, तो ये इसका सही आंसर है। उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे वीडियो को। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।